चलिए बच्चों, आज हम समझेंगे ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में ट्रस्ट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रस्ट डीड। तो हम ट्रस्ट डीड को है ना बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना है ये ट्रस्ट होता क्या है। चलिए आ जाइए। व्हाट इज़ ट्रस्ट? तो बच्चों, ट्रस्ट में टोटल कितनी पार्टीज़ होती हैं? 3 पार्टीज़ हो। कितनी पार्टीज़ होती हैं? 3 पार्टीज़। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन में मिस्टर एक्स दिख रहे हैं, मिस्टर वाई दिख रहे हैं एंड बच्चों एक्स की ग्रैंड डॉटर दिख रही है। तो ये 3 पार्टी कौन है? ये 3 पार्टी कौन है? तो सबसे पहले पार्टीज़ के बारे में समझेंगे। हु आर दी पार्टीज़ इन अ ट्रस्ट? तो टोटल बच्चों 3 पार्टीज़ होती हैं, 3 पार्टीज़ होती हैं। सबसे पहली पार्टी क्या है बच्चों? ऑथर। ठीक है, ऑथर का नाम बच्चों सेटलर भी हो सकता है, एंड सेटलर या फिर ट्रस्टर या फिर बोलो डोनर। ठीक है, तो ये 4 नाम आपको दिखेंगे तो समझ जाना ये ऑथर, सेटलर, ट्रस्टर, डोनर कौन है। ये बच्चों प्रॉपर्टी के मालिक है। ये क्या है? प्रॉपर्टी के मालिक। ठीक है, तो कौन है ये? द पर्सन हु वॉन्ट्स टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी एंड रिपोज द कॉन्फिडेंस ऑन दी अनदर। तो समझ लो ये कौन है? प्रॉपर्टी के मालिक। ट्रस्टी कौन है? द पर्सन हु एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंस। मतलब कि बच्चों ऑथर वो पर्सन होता है, प्रॉपर्टी का मालिक होता है जो कि किसी पे भरोसा करता है, रिपोज कॉन्फिडेंस मतलब जो कि किसी और अनदर पर्सन पे ट्रस्ट करता है। ट्रस्टी वो पर्सन जिस पे भरोसा किया जा रहा है। हु एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंस। एंड बेनिफिशियरी द पर्सन हु विल बेनिफिट। ये प्रॉपर्टी जिस बंदे को दी जा रही है, प्रॉपर्टी देने वाला ऑथर, जिस बंदे को दी जा रही है ट्रस्टी, जिसके लिए दिया जा रहा है, जिसके बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है, दैट इज बेनिफिशियरी फ्रॉम द ट्रस्ट इन देयर नियर फ्यूचर। तो बच्चों यही डायग्राम के थ्रू मिस्टर एक्स कौन है बच्चों? ऑथर है। मिस्टर एक्स कौन है? ऑथर है। वो क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी को दे रहा है, रिपोज कॉन्फिडेंस किस पे भरोसा करके किसको ट्रस्टी बना रहा है बच्चों? ठीक है, मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई पे भरोसा किया जा रहा है। तो ऑथर वो पर्सन जो कि भरोसा कर रहा है, भरोसे में प्रॉपर्टी दे रहा है। किस पे भरोसा किया जा रहा है? मिस्टर वाई पे किया जा रहा है। ठीक है, बेनिफिशियरी कौन है? किसके फायदे के लिए ये काम हो रहा है? तो वो है बच्चों एक्स की ग्रैंड डॉटर। तो ये है पूरा ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो बच्चों आपको 2 सिचुएशन बता दूं। कभी कभार जो हमारा ऑथर है और जो हमारा ट्रस्टी है ना, जो हमारा ऑथर है, ट्रस्टी है, ज़रूरी नहीं है हमेशा अलग अलग हो। जैसे अभी आपका गिवन एग्जांपल था मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई का, तो ये 2 अलग अलग पर्सन है। हो सकता है ऑथर और ट्रस्टी सेम हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मैं ही ट्रस्टी बना हूँ और किसी और के लिए, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अपने पास होल्ड करके रखा उसके बेनिफिट के लिए। तो ऑथर और ट्रस्टी एक भी हो सकते हैं और ऑथर और ट्रस्टी अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन समझेंगे। तो ट्रस्ट का मीनिंग हमें समझ में आ गया। सिंपल भाषा में बच्चों आपको मीनिंग भी समझाए। इन सिंपल वर्ड, ट्रस्ट इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रस्ट कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है। कौन करता है? ओनर कौन है बच्चों? हमारा ऑथर। ठीक है, जो कि एग्जाम्पल में एक्स था। टू बच्चों किसको कर रहा है? अनदर पर्सन ऑन हुम द ओनर हैज़ कॉन्फिडेंस। ओनर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, भरोसा कर रहा है। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पर्सन। ठीक है, वो थर्ड पर्सन कौन है? ग्रैंड डॉटर ऑफ द एक्स। ठीक है, तो भरोसा करने वाला मिस्टर एक्स है, जिस पे किया जा रहा है वाई है, और उसकी ग्रैंड डॉटर के लिए किया जा रहा है, तो ये बेनिफिशियरी है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी डज नॉट मीन रियल एस्टेट। मतलब जो प्रॉपर्टी दी जा रही है, ट्रांसफ़र की जा रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि रियल एस्टेट की ही प्रॉपर्टी हो बच्चों। वो कुछ भी हो सकती है, कैश हो सकते हैं, शेयर्स होता है, या फिर एनी अदर वैल्यूएबल एसेट, कुछ भी हो सकता है। चलिए, व्हाट दी पार्टीज हमने ये समझ लिया। देन व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इस ट्रस्ट को बनाने का? मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट शुड भी हमेशा लॉफुल पर्पस होना चाहिए। हमेशा लॉफुल पर्पस के लिए हम ये ट्रस्ट बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स स्टोलन मनी फ्रॉम द बैंक एंड गिव इट टू मिस्टर वाई। बच्चों मिस्टर एक्स ने पैसे की चोरी की है बैंक से और मिस्टर वाई को दे दिया है, और क्या बोला? इंटेंशन गिव मनी टू पुअर चिल्ड्रन। ठीक है, बेनिफिशियरी कौन है बच्चों? यहाँ पे हमारे चिल्ड्रन। इन दिस केस बच्चों क्या ये लॉफुल है पर्पस? नहीं। इन दिस केस ट्रस्ट इटसेल्फ वॉइड, ये वॉइड है। वेरी मेन
इम्पॉर्टेंट प्रोसेस पर्पस इज़ अनलॉफुल। तो बच्चों जो इनका पर्पस है ट्रस्ट करने का, जो भरोसा करने का पर्पस था वो अनलॉफुल था। हमेशा ध्यान रखना ट्रस्ट हमारे लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्या बोलता है, डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड एज वेदर द पर्पस इज लॉफुल। ठीक है, हमारा पर्पस ट्रस्ट बनाने का लॉफुल है या फिर अनलॉफुल है, ये आंसर हमें सेक्शन 4 देगा। वो सेक्शन 4 आपके सामने स्क्रीन में। चलिए तो क्या बोलता है ये, सेक्शन 4 शेल ऑल द पर्पस सेड टू बी लॉफुल। सारे पर्पस क्या होते हैं, लॉफुल होते हैं। सारे पर्पस क्या होते हैं बच्चों, लॉफुल होते हैं। अनलेस है ना, अनलेस क्या ना हो बच्चों, नीचे जो पॉइंट्स गिवन है अनलेस ये ना हो, क्या क्या ना हो। चलो, इज़ फॉरबिडन बाय लॉ अगर लॉ ने नहीं अलाउ किया है तो फिर अनलॉफुल हो जाएंगे, या फिर लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है तो फिर अनलॉफुल। बच्चों सारे पर्पस लॉफुल होते हैं, इन सारी सिचुएशन में नहीं होते, इन सारी सिचुएशन में नहीं होते। अगर लॉ ने नहीं अलाउ किया है तो या फिर लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, या फिर फ्रॉडुलेंट है बच्चों, या फिर क्या है फ्रॉडुलेंट, या फिर इंजरी टू अनदर पर्सन, या फिर किसी प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है तो ये भी अनलॉफुल हो जाएगा, या फिर इमोरल या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो ये है पर्पस कितने टोटल 5%। ठीक है, सॉरी क्या लिखा है बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, हमेशा लॉफुल होना चाहिए। इन सिचुएशन में हम लॉफुल नहीं मानेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है बच्चों, हु कैन क्रिएट अ ट्रस्ट कौन बना सकता है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट, ट्रस्ट कौन बना, एवरी पर्सन हु कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बच्चों वो क्या कर सकते हैं भैया, एलिजिबल है। ठीक है, ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए। दिस इंक्लूड बच्चों कौन, इंडिविजुअल, एओपी, एचयूएफ कंपनी एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट, इफ ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, बच्चों कौन ट्रस्ट बना सकता है, इंडिविजुअल, एओपी, एचयूएफ कंपनी सब, और बच्चों माइनर भी, हाँ माइनर भी ट्रस्ट बना सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी सिविल कोर्ट से। जो भी उनका ज्यूरिडिक्शन लगता है वहाँ पे सिविल कोर्ट से पहले परमिशन लो, तब जाकर माइनर भी क्रिएट कर सकता है ट्रस्ट। दैट मीन्स, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन ट्रस्टी बन सकता है, इंडिविजुअल बन सकता है, एओपी बन सकता है, एचयूएफ कंपनी बन सकता है, इवन माइनर भी। लेकिन माइनर के लिए एक कंडीशन है, सिविल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, विच आर दी टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ ट्रस्ट होते हैं, ये टाइप्स अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए 2 टाइप के ट्रस्ट है, एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक। बच्चों वर्ड से समझो, प्राइवेट ट्रस्ट मतलब कि कुछ है ना, क्लोज ग्रुप, कुछ लोगों के लिए, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जो ट्रस्ट बनाया जा रहा होगा। पब्लिक ट्रस्ट मतलब लार्ज ग्रुप है ना, जनता के लिए बनाया जा रहा है। तो प्राइवेट ट्रस्ट क्या है, प्राइवेट ट्रस्ट इज फॉर अ क्लोज ग्रुप। इन अनदर वर्ड, बेनिफिशियरी कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, मतलब एक सेलेक्टेड एरिया के लिए जो बनाया जा रहा है, जिसमें हम बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अ ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर अ रिलेटिव फ्रेंड ऑफ द ऑथर मतलब मालिक। ठीक है, पब्लिक क्या बोल दिया है, पब्लिक ट्रस्ट क्या लार्ज ग्रुप के लिए बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि नॉन प्रॉफिट एनजीओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर द जनरल पब्लिक। तो ये सब बच्चों पब्लिक ट्रस्ट है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने नोट्स कवर कर लिए, फटाफट आते हैं बुक से सारे थ्योरी को कवर करते हैं। तो बच्चों ट्रस्ट डीड से हम क्या समझते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने बोला भैया ट्रस्ट से समझो, क्या समझेंगे ट्रस्ट, तो क्या है, अ ट्रस्ट इज डिफाइंड इन द इंडियन ट्रस्ट एक्ट में दे रखा है, क्या बोल रखा है, ऑब्लिगेशन नेक्स्ट टू ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। ट्रस्ट में होता क्या है, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ ऑब्लिगेशन आती है, अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस, जिसमें भरोसा किया जाता है। कौन भरोसा करता है बच्चों, हमारा ओनर भरोसा करता है। ठीक है, एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनदर। ठीक है, ओनर भरोसा करता है किस पर बच्चों, एक ट्रस्ट पे भरोसा करता है ताकि बेनिफिशियरी के लिए काम हो सके। तो फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट मीनिंग दे रहे हैं बच्चों। फिर आपको कुछ पिंक कलर के हाईलाइटर्स दिख रहे हैं, वो पिंक कलर के हाईलाइटर्स कुछ नहीं है ना, कुछ मीनिंग्स दे रखे। चलिए क्या मीनिंग है यहाँ पर दे रखा है बच्चों, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट क्या लिखा है, पर्सन हु रिपोज, जो भरोसा करता है वो ऑथर। देन पर्सन हु एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो बच्चों पर्सन जो मालिक है, जो भरोसा कर रहा है, द पर्सन हु एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंस। ठीक है, जो यहाँ पर जिस पे भरोसा किया जा रहा है तो वो तो ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी जिसके लिए किया जा रहा है वो बेनिफिशियरी है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है बच्चों, हमने देखा प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो शेयर हो, कुछ भी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स
डिफाइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट से मतलब क्या है बच्चों, डीड से है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से है, ठीक है, डीड से। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ब्लू कलर के 3 हाइलाइटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कौन कौन ट्रस्टी बन सकता है, कौन कौन ट्रस्टी, अभी हमने देखा था है ना, शॉर्ट नोट्स में देखा था, इंडिविजुअल बन सकता है, यूपी है ना, कंपनी एक्सेट्रा सब बन सकते, इवन माइनर भी बन सकता है, लेकिन माइनर के लिए सिविल कोड की परमिशन, ठीक है। चलिए तो ए पॉइंट क्या बोलता है, लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्सन है वो सब, जिसमें सब आ जाएंगे, इंडिविजुअल कंपनी सब आ जाएंगे। बी पॉइंट क्या बोलता है, माइनर लेकिन विद परमिशन ऑफ द सिविल कोड। और डायरेक्ट नीचे आ जाओ बच्चों, सी पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक इंसॉल्वेंट भी ट्रस्टी बन सकता है, एंड इंसॉल्वेंट कैन ऑल्सो बी अ ट्रस्टी, ठीक है। द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज नॉट अफेक्टेड बाय हिज इंसॉल्वेंसी, बस इस बात का ख्याल रखना कि जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी उसकी इंसॉल्वेंसी के कारण उसमें कुछ इफेक्ट ना आ रहा हो। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, लॉफुल होना चाहिए, ट्रस्ट मस्ट बी लॉफुल। द पर्पज ऑफ द ट्रस्ट इज लॉफुल हमेशा होना चाहिए, अनलेस ये सारी बातें ना हो। सेम बच्चों अगर फॉरबिडन बाय लॉ कर रखा है, या फिर डिफीट कर रहे हैं, या फिर फ्रॉडुलेंट है, किसी को इंजरी पहुंचा रहे हैं, या फिर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि भैया पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। एवरी ट्रस्ट ऑफ विच द प्रॉपर्टी पर्पज इज अनलॉफुल इज वॉइड, जिस भी ट्रस्ट का पर्पज अनलॉफुल है तो बच्चों वॉइड हो जाएगा। एंड वेयर ट्रस्ट इज क्रिएटेड टू पर्पज, हो सकता है 2 पर्पज के लिए, आधा पर्पज जो होगा वो हमारा लॉफुल होगा, आधा अनलॉफुल होगा। अगर 2 अलग अलग पर्पज है तो बच्चों दोनों को है ना सेपरेट अगर नहीं किया जा सकता, दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता तो होल ट्रस्ट इज वॉइड, पूरा का पूरा ट्रस्ट वॉइड हो जाएगा। अगर सेपरेबल है तो लॉफुल को सही मानेंगे, अनलॉफुल को वॉइड मानेंगे, ठीक है, लेकिन अगर सेपरेबल नहीं है तो पूरा वॉइड। चलिए देन उसके बाद कितने टाइप्स के ट्रस्ट होते हैं बच्चों, 2, पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रस्ट, शॉर्ट नोट में पढ़ चुके हैं। पब्लिक सबके लिए होता है, ठीक है, प्राइवेट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ के लिए होता है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डिटेलिंग है, पॉइंट वाइज बच्चों पढ़ेंगे। इफ अ पब्लिक ट्रस्ट, इन अ पब्लिक ट्रस्ट द बेनिफिशियरी इज द जनरल पब्लिक होती है यहाँ पे बेनिफिशियरी, और अ स्पेसिफिक सेक्शन जो भी होगा। इन अ प्राइवेट ट्रस्ट बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, 3 पॉइंट्स पब्लिक ट्रस्ट के लिए और 3 पॉइंट्स प्राइवेट के लिए। तो पहला भी पब्लिक का पढ़ा, दूसरा प्राइवेट का। प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है, बेनिफिशियरी आर डिफाइंड एंड एसर्टेन इंडिविजुअल, कुछ क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए होता है। फिर पब्लिक ट्रस्ट का एग्जाम्पल, ठीक है, पॉइंट है, पब्लिक ट्रस्ट अनसर्टेन होता है, फ्लैक्चुएटिंग बॉडी ऑफ पर्सन होता है, ठीक है, अनसर्टेन हो तो कुछ इसमें फिक्स नहीं होता है, इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चों, वेयर अ ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेटलर फैमिली, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट होगा, हमने पढ़ा था, क्लोज फ्रेंड रिलेटिव इन सब के लिए बना रहे। देन नेक्स्ट एवरी चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा क्या होता है बच्चों, पब्लिक ट्रस्ट ही होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल का मीनिंग भी लिखा है, असिस्टेंस ऑफ जिनको जरूरत है उनके लिए जो बनाना, ठीक है, तो ये हमेशा पब्लिक ट्रस्ट ही होता है, बेनिफिट टू द कम्युनिटी एट लार्ज सेक्शन ऑफ कम्युनिटी। देन कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट, बट अ रिलीजियस ट्रस्ट की बात अगर हम करें, नीड नॉट बी नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है हमेशा जो रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों पूरे 6 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट प्राइवेट के थे, 3 पॉइंट पब्लिक के थे। 3 पॉइंट जो पब्लिक के मैं पढ़ रही हूँ, पहला पॉइंट पब्लिक का है कि भैया जनरल पब्लिक के लिए बनता है, देन उसके बाद प्राइवेट का पॉइंट दे रखा है, देन उसके बाद पब्लिक का दे रखा है बच्चों पॉइंट, ब्लू वाले सब प्राइवेट के हैं और रेड वाले क्या हैं, पब्लिक के, तो प्लीज़ अलग से बाइफरगेट कर लेना। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग क्या है, अब बच्चों हिंदू और मुस्लिम ट्रस्ट भी होते हैं, ठीक है। अब हम लोग सब जानते हैं हिंदूज लॉ भी चलते हैं साथ में, भैया मुस्लिम लॉज भी चलते हैं, और हमारा खुद का तो एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट तो है ही, ठीक है। तो चलो तो यहाँ पे बोला कि भैया हमारे इंडियन ट्रस्ट एक्ट क्या इस हिंदू ट्रस्ट में या मुस्लिम ट्रस्ट में लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, साफ साफ मना कर दे, नहीं लगेगा, ये लोग अपने धर्म से चलाएंगे। पहला पैराग्राफ हिंदू की बात कर रहा है, दूसरा पैराग्राफ मुस्लिम की कर रहा है। हिंदू बोलता है हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट समटाइम पार्टेक ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रस्ट, हिंदू का जो रिलीजन है वो उसका चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट। द इंडियन ट्रस्ट एक्ट डज नॉट अप्लाई, साफ साफ बोल दिया हिंदू के ट्रस्ट में इंडियन ट्रस्ट एक्ट नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी कैन डेडिकेटेड टू द बेनिफिशियरी आइदर बाय गिविंग इट अ ट्रस्टी, बच्चों मर्जी है, या तो ट्रस्टी के थ्रू दे रहे या तो डायरेक्टली दे रहे, या तो हम फॉर एग्जांपल मैं अगर ओनर हूँ, मुझे रिलीजन पर्पस के लिए हेज पर हिंदू ट्रस्ट में बना रही हूँ, मुझे प्रॉपर्टी देना है, या तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगी बेनिफिशियरी को दे दूंगी, या तो मैं ट्रस्टी के थ्रू दूंगी, मर्जी है। तो प्रॉपर्टी कैन बी डेडिकेटेड टू द बेनिफिशियरी आइदर बाय गिविंग यू टू ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट इन द यूजुअल वे और बाय डायरेक्टिंग डिसाइडिंग टू द बेनिफिशियरी, या तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को। पहला पैराग्राफ हिंदू सिंपल बोलता है हिंदू रिलीजन जो चैरिटेबल ट्रस्ट बने हैं उसमें हमारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट नहीं लगता है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट बोलता है कि इसमें जब प्रॉपर्टी आप देते हो बेनिफिशियरी को, या तो ट्रस्टी के थ्रू दो या तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को दे दो। नेक्स्ट पैराग्राफ, मुस्लिम लॉ। बच्चों मुस्लिम में क्योंकि हम जानते हैं उर्दू वर्ड्स होते हैं तो वक़फ़ बोलते हैं, ट्रस्ट की जगह क्या बोलते हैं, वक़फ़। ठीक है, दो वक़फ़ आर दी ट्रस्ट इन द इंडियन ट्रस्ट एक्ट डज नॉट अप्लाई। साफ मुस्लिम ने भी बोल दिया, मुस्लिम लॉ ने भी बोल दिया भैया हमारे इसमें भी वक़फ़ में इंडियन ट्रस्ट एक्ट नहीं लगेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, हाउएवर इट कैन बी ओपन टू मुस्लिम टू क्रिएट अ सेक्युलर, सेक्युलर मतलब धर्म निरपेक्ष, मतलब कोई भी धर्म नहीं मानने वाला। अगर कोई मुस्लिम है ना, अगर क्रिएट करना चाहता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट कौन सा है, सेक्युलर, ठीक है, पब्लिक के लिए बनाना चाहता है, रिलीजन कैरेक्टर, तो सच ट्रस्ट वुड बी गवर्न, तो फिर उस केस में इंडियन ट्रस्ट एक्ट लगेगा। जनरली इंडियन ट्रस्ट एक्ट मुस्लिम लॉ के ट्रस्ट, मुस्लिम ट्रस्ट में नहीं लगता है, लेकिन अगर उन्होंने सेक्युलर ट्रस्ट बना के रखा है तो बच्चों हाँ तो फिर लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है बच्चों, ट्रस्ट में हम क्या दे रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल इमूवेबल, बच्चों कुछ भी हो सकती है, हमने पढ़ा था ऊपर नोट्स में। अगर रिमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो प्लीज़ अग्रीमेंट करिए, प्रॉपर अग्रीमेंट करिए। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी मेड आइदर डिक्लेरेशन, बच्चों ओरली डिक्लेरेशन करो एज अबव, ठीक है, और बाय ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू दी ट्रस्टेड। इमूवेबल में प्लीज़ नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट बनाओ, राइटिंग में साइंड होने चाहिए, चाहे वो ऑथर के चाहे वो ट्रस्टी जिसके भी। मूवेबल प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर दो और ओनरशिप दे दो। नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडियन ट्रस्ट एक्ट बोलता है डज नॉट अप्लाई टू अ ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी क्रिएटेड ओनली इफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट इज हिमसेल्फ ट्रस्टी। बच्चों मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि या तो मैं ही ऑथर हूँ और मैंने अपने आप को ही ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया है तो दोनों सेम है, या तो क्या है हम अलग अलग है, मैं ऑथर हूँ और मैंने क्या कर दिया, मिस्टर ए को ट्रस्टी बना दिया। तो बच्चों अगर दो अलग अलग पार्टी है तो प्लीज़ अग्रीमेंट करो, नॉर्मल जो डीड हम बनाते वैसे डीड बनेगा। लेकिन अगर ऑथर और ट्रस्टी एक ही है तो उन्होंने क्या बोल दिया, नॉट अप्लाई ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रही हूँ, मे बी क्रिएटेड ओरली दे दो इफ ऑथर ऑफ द ट्रस्ट इज हिमसेल्फ एज अ ट्रस्टी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली नो ट्रांसफर, क्योंकि कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, मैं ही ऑथर हूँ मैं ही ट्रस्टी हूँ, तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो बच्चों आपको अग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, अगर आप डीड बनाते हो द डीड क्रिएटिंग अ ट्रस्ट शुड कंटेन द रीजनेबिलिटी सर्टेनिटी, ठीक है। जब अगर आप डीड क्रिएट करते हो तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखना, क्या इंटेंशन ऑफ द ट्रस्ट बता दो, पर्पस बता दो ट्रस्ट का, कौन बेनिफिशरीज है बता दो, ट्रस्टी का नाम बता दो, ट्रस्ट में प्रॉपर्टी कौन सी है बता दो, ठीक है। अनलेस द ऑथर इज हिमसेल्फ ट्रस्टी, क्या लिखा है बच्चों ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्चुअली एफ पॉइंट बोलता है ट्रांसफर करो लीगल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द ट्रस्टी। अगर दो अलग अलग लोग हैं, स्ट्रेंजर है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दे रखा है तो दो अलग अलग पार्टी है तो प्लीज़ लीगल ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। ऑथर क्या करेगा, ट्रस्टी को देगा। लेकिन क्या बोल रहा है, अगर सेम है तो क्या करने की जरूरत है, नहीं। तो अनलेस द ऑथर इज हिमसेल्फ ट्रस्टी, अगर ऑथर ही ट्रस्टी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है स्ट्रेंजर्स है अलग अलग है तो हाँ ओनरशिप ट्रांसफर करें। जी पॉइंट, ड्यूटीज राइट्स लाइबिलिटी सबकी बताओ, सेटलर कौन बच्चों, ऑथर ही है, ट्रस्टी बेनिफिशियरी सबके ड्यूटीज राइट्स लाइबिलिटीज बनाओ डीड बनाते वक्त, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस का भी अगर कोई सीन है तो प्लीज़ ये भी टर्म्स एंड कंडीशन में डाल देना। चलिए बढ़ते, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट हाउ इट इज़ ड्राफ्ट, कैसे ड्राफ्ट करेंगे बच्चों, दो तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं, दो तरीके से, या तो आप क्या बनाओगे डीड पोल बनाओगे या फिर रेगुलर डीड। रेगुलर डीड कब बनाएंगे, जब ऑथर अलग है और ट्रस्टी अलग है। डीड पोल सिंगल बोलता है, सिंगल कब, जब मैं ही ऑथर हूँ मैं ही ट्रस्ट हूँ, सेम है तो फिर ऐसा, ठीक है। तो यही इसमें लिखा है वे ट्रस्ट या स्ट्रेंजर ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व, तो भैया डीड बनाओ, तो फिर क्या बनाएंगे डीड, लेकिन सेम है तो प्लीज़ डीड पोल से भी काम चल जाएगा, रीड कर लेना बेटा। चलिए एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रस्ट, बच्चों हम ऑफर देते हैं ट्रस्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना, कि हम आपको ट्रस्टी बना रहे, क्या आप इंटरेस्टेड हो तो वो अपनी हामी भरेगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रस्ट बाय अ ट्रस्टी मे बी आइदर एक्सप्रेस, या तो वो एक्सप्रेशन दे सकता है, कैसे एक्सप्रेस करेगा, एग्जीक्यूटिंग द डीड ऑफ ट्रस्ट, प्रॉपर डीड में साइन करके, या फिर वर्बल एसेंट दे सकता है ओरली या फिर रिटन, लेकिन हमेशा ऑलवेज सेफर साइड क्या है बच्चों, प्लीज़ एग्जीक्यूट कर लो, डीड बना लो, ज़्यादा बेटर है। दो ऑप्शन है बच्चों कैसे एक्सेप्टेंस दिखाएगा, या तो अग्रीमेंट बनाकर या तो वर्बल, हमेशा एडवाइस की जाती है अग्रीमेंट बना लो। नेक्स्ट हेडिंग, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी। रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी साफ साफ बोल दिया इन्होंने। ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल, बच्चों विल, मुझे ये बताओ रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको नहीं। विल हमेशा ऑप्शनल होता है, विल हमेशा ऑप्शनल होता है। अगर ट्रस्ट क्रिएट किया है विल के अकॉर्डिंग, तो बच्चों ना तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है ना तो स्टैम्प ड्यूटी की, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट, बट ट्रस्ट इन रिलेशन नॉर्मल है, बाइबल वाला नहीं है। ट्रस्ट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर होता है, जिसमें डिक्लेयर हमने प्रॉपर डीड बनाकर कर रखा, तो उन्होंने बोलते हैं मस्ट बी रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। प्लीज ट्रस्ट क्रिएट किया है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, विच इज डिक्लेयर बाय नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, तो रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से सेकेंड पॉइंट। देन डीड्स ऑफ द वक़फ़ क्या, ट्रस्ट, ठीक है, मुस्लिम ट्रस्ट। डीड्स ऑफ द वक़फ़ एंड द रिलीजन या फिर चैरिटेबल एंडाउनमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद देयर रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो प्लीज 100 से ज़्यादा तो हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट, ट्रस्ट डिक्लेयर्ड अदरवाइज देन विल की बात हम नहीं कर रहे, हम विल की बात नहीं करें। ट्रस्ट डिक्लेयर इज चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ठीक है बच्चों। विल के छोड़कर रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, विल वाला है तो नहीं करवाने की जरूरत है। नेक्स्ट हेडिंग, रिवोकेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द ट्रस्ट। रिवोकेशन मतलब क्या करे बच्चों, कैंसिल। एक्सटिंक्शन मतलब खत्म हो रहा है, ट्रस्ट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो पहला पैराग्राफ रिवोकेशन को लेके बोलता है ट्रस्ट कैन नॉट बी रिवोक, ठीक है। ट्रस्ट कैन नॉट बी रिवोक नहीं हो सकता है, दैट मीन्स कैंसिल नहीं हो सकता। तो बच्चों प्लीज़ पहले इसका मीनिंग लिख लो। ये हमारा कैंसिल की बात करता है और ये हमारे किसकी बात करता है, एंड की, ठीक है। तो ट्रस्ट रिवोक नहीं हो सकता है अनलेस, इन सारी सिचुएशन में हो सकता है, ये 3 पॉइंट्स में हो सकता है। जब सारे बेनिफिशियरी की कंसर्न आ गई कि हाँ कैंसिल करो, या फिर डीड जो बनाया था उसमें बच्चों क्लॉज डाल रखा था, अब पावर ऑफ रिवोकेशन हैज़ बिन रिजर्व इन द डीड, या तो डीड में लिखा था कब होगा रिवोक तो फिर इसलिए हो जाएगा। या फिर तीसरा, इन केस ट्रस्ट फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, अगर ट्रस्ट को कुछ पेमेंट करनी है, डेट वगैरह है ना, क्रेडिटर्स थे जिनसे उधारी लिखी है उनसे हमने कुछ भी बात नहीं की, इट हैज़ नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू अ क्रेडिटर को हमने उनसे रिलेटेड उनके इंटरेस्टेड वाली बात नहीं बताई, तो बच्चों क्रेडिटर ही करवा देगा कैंसिल। हम पढ़ रहे हैं ट्रस्ट जनरल रूल नहीं रिवोक होता, ठीक है, कैन नॉट बी रिवोक, कैंसिल नहीं होता। इन 3 सिचुएशन हो जाएगा। सारे बेनिफिशियरी ने हाँ बोल दिए तो या तो टर्म्स एंड कंडीशन डीड में पहले से बना के रखी थी, या फिर डेट समय पे करने थे लेकिन हमने क्रेडिटर से बात ही नहीं की। तो ये सारी सिचुएशन है। चलिए नीचे बच्चों आपको ब्लू कलर से कुछ हाईलाइट दिख रहा है, इसे यहाँ पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में ये रिपीट है, आगे हम है ना पढ़ेंगे। देन ट्रस्ट कब खत्म हो सकता है, कब एंड हो सकता है, कब इसका एक्सटिंग्विश हो सकता है, जब पर्पस फुलफिल हो जाए, व्हेन द पर्पस इट्स कंप्लीटली फुलफिल, या फिर पर्पस बिकम अनलॉफुल, या फिर फुलफिलमेंट ऑफ इस पर्पस बिकम इम्पॉसिबल हो गया अब, या फिर बच्चों रिवोकेबल है तो फिर खत्म हो जाएगा। कब ट्रस्ट खत्म हो सकता है, इन 4 सिचुएशन में खत्म हो सकता है। चलिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे रिवोक की बात हो रही तो उन्होंने कहा कि भैया रिवोक की डीड अभी देख लो, लगे हाथ, बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों ट्रस्ट में कुछ ज़्यादा डीड्स नहीं है ट्रस्ट डीड में, तो इन्होंने बस एक छोटा सा बोल दिया है कि कैसे कैंसिल होता है देख लो। तो बच्चों हमेशा की तरह सेम इंट्रोडक्शन, वेयरएज मतलब ये रिसाइटल और ये हमारा टेस्टेटम, ठीक है। चलो और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन एंड ऑल, ठीक है बच्चों, उन्होंने सब साथ में डाल दिया है। अगर आपने नोटिस किया होगा ये टेस्टेटम और ये क्या है, टेस्टिमोनियम। सीधा रिसाइटल पढ़ेंगे। वेयरएज डीड ऑफ द ट्रस्ट डेटेड, ठीक है, हम बच्चों अपनी पुरानी डीड जो ट्रस्ट की बनाई उसे रिवोक करें, कैंसिल करें, तो प्लीज़ पुरानी डीड का तो हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो डेट बता दो यहाँ पर, ठीक है, डेट क्या बोल दिया भैया, 27 अगस्त। द सेटलर ट्रांसफर हिम प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड, ठीक है, of the trustee upon the trust to sell, and same the proceed of the sale to pay the debts due from the settler to several creditors named in the said deed, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी थी। ट्रस्ट क्रिएटेड एफोर्सेट नॉट येट बीन कम्युनिकेटेड टू एनी ऑफ द एफोर्सेट क्रेडिटर। बच्चों फिर से रीड करो, रिसाइटल क्या बोलता है, द सेटलर ट्रांसफर हिम प्रॉपर्टी, ठीक है, जो सेटलर था मतलब ऑथर था, स्पेसिफाइड देयरिन, यहाँ पर ट्रस्टी और सेटलर के बीच की कहानी है, ठीक है। ट्रस्टी अपॉन दी ट्रस्ट टू सेल, ट्रस्टी को बोलते थे सेल करना सेम, एंड विद द प्रोसीड ऑफ द सेल टू पे दी डेट्स ड्यू फ्रॉम दी सेटलर, ठीक है, टू दी सेवरल क्रेडिटर को पे करना था। बट क्या बोल रखा है, हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू एनी ऑफ द एफोरसेट, तो इस केस में क्या कर रहा है, अब कैंसिल हो रहा है। सेटलर नाउ डिजायर टू रिवोक द सेट ट्रस्ट टू मेक अदर अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज एफोरसेट डेट। बोला गया था पे करना, बच्चों मैंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लेते, मिस्टर
मालिक है, उसने वाई को बोला था प्लीज़ इसको बेच के अब इनको पे करना है, लेकिन भैया उसने नाटक कर दिया, तो इसीलिए अब हम ट्रस्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो बच्चों दिस सेटलर हियरबाय रिवोक द ट्रस्ट डीड, सेम लिखेंगे, खत्म इनका इतने में। देन विटनेसेस में हम साइन कर रहे हैं अब पार्टी एंड ऑल। ठीक है, चलिए थ्योरी पोर्शन ऑफ थोड़ा सा बच्चों इसको खत्म करते हैं। डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या है? डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या है बच्चों? डिबेंचर ट्रस्ट डीड आप सबको मालूम है, कंपनी डिबेंचर इशू करती है। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो बच्चों एक सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रखती है और एक ट्रस्टी को भी अपॉइंट कर लेती है, ताकि वो ट्रस्टी क्या करेगा बच्चों? कंपनी कौन है? कंपनी कौन है यहाँ पर? कंपनी कौन है जो इशू कर रही है? अब ट्रस्टी को अपॉइंट करती हो, बेनिफिशियरी कौन है? डिवेंचर होल्डर जिन्होंने डिवेंचर्स परचेस किए। तो कंपनी इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस बोरो करती है फंड बाय वेरियस मोड, वन ऑफ द क्या है बच्चों? इशू ऑफ डिवेंचर। यूजुअली जब डिवेंचर इशू किया जाता है तो एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती है ताकि उसे सिक्योर कर सके। ठीक है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी आर मॉर्गेज, तो चाहे अब गिरवी आप मूवेबल रखो या इमूवेबल सिक्योरिटी के लिए, इन फेवर ऑफ द ट्रस्टी, ताकि वो बेनिफिट्स पहुंचा सके डिवेंचर होल्डर को। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है फॉर द डिवेंचर ट्रस्ट डीड बनाने की। सबसे पहले कुछ ना कुछ मॉर्गेज में गिरवी रखा होना चाहिए। ट्रस्ट डीड जो आपने बताई है प्लीज़ डिटेल में उसमें कंडीशंस लिखी होनी चाहिए। पूरा का पूरा अच्छे से बताओ, ट्रस्टी को जो अपॉइंट किया उसकी रेम्यूनरेशन क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एंड फोर्थ बच्चों डिवेंचर होल्डर के भी राइट्स बता दो डिटेल में। ठीक है, इनकेस अगर डिफॉल्ट होता है तो क्या। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड बच्चों कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, पेंशन फंड। बच्चों ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि ये रिपीट है, रिवोकेशन एक्सटिंग्विशन में फर्स्ट पैराग्राफ में जो ब्लू कलर की बातें लेके मैंने बताया था रिपीट है। ठीक है, चलिए तो वो अब रिपीट आ गए तो पहले इसको भी रीड कर लेते हैं, वहाँ पर भी हम यहाँ पे कह रहे हैं रिवोक। हमने पढ़ा कि भैया रिवोक नहीं होता, इन 3 सिचुएशन में रिवोक हो सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर आपने ट्रस्ट बनाया है बच्चों प्रोविडेंट फंड के केस में, कंपनी है ना, कंपनी को अक्सर जैसे डिबेंचर इशू किए जाते हैं बच्चों, एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है, सेम अगर प्रोविडेंट फंड के काम है, पेंशन फंड के काम है, तो बच्चों बेनिफिशरीज हैं ये बेनिफिशरीज, उसके लिए भी एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है। अगर आपने ट्रस्ट इन सिचुएशंस में बनाया है, प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, सुपरएनुएशन फंड होगा, ग्रेचुइटी फंड, इन सब में आगे चल के ड्राफ्ट पढ़ेंगे एक्सेट्रा। शुड बी इरिवोकेबल, ऊपर हमने पढ़ा कैन नॉट बी रिवोक, लेकिन इन 3 सिचुएशन में रिवोक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोल दिया प्रोविडेंट फंड, पेंशन, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड। एक्चुअल में इसमें ऑटोमेटिक बच्चों बड़े लेवल में एक्ट अप्लाई लगते हैं जो सेंट्रल लेवल में होते हैं, तो एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए ये इरिवोकेबल है। इफ दे आर अदरवाइज, ठीक है, एक्चुअल में इन ट्रस्ट को क्या करनी पड़ती है? रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है। जो भी ट्रस्ट, पेंशन, प्रोविडेंट फंड इन सब में बनाता है तो इनको रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है इनकम टैक्स एक्ट से। ठीक है, तो रिकॉग्निशन अंडर इनकम टैक्स विल नॉट बी अवेलेबल, नहीं अगर आपने लिया है तो पेमेंट मेन टू फंड विल नॉट बी अलाउड डिडक्शन, तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ नीचे हम पढ़ते हैं डिटेल में। द कंपनी क्रिएट प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, ऑल दो डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रस्ट बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉय। तो ये जो होता है ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, कंपनी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ये ट्रस्ट क्रिएट करती है। सच फंड इज इरिवोकेबल, इनके जो फंड्स होते हैं जो ये ट्रस्ट में बने ये इरिवोकेबल है, ऊपर भी हमने पढ़ा। ठीक है, और इनको ध्यान रखना होता है जब कंपनी इनको बनाती है, इनको ड्राफ्ट करती है, तो इनकम टैक्स के एक्ट के प्रोविजन और रूल्स का ख्याल रखना है दोनों का। देन इट इज़ एसेंशियल दैट देयर शुड बी अ क्लॉज इन द ट्रस्ट डीड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट डीड में इनका कौन सा बेटा, सुपरएनुएशन, ग्रेचुइटी, ये सारे फंड की बात हो रही है। ठीक है, इनके ट्रस्ट बने। इट इज़ एसेंशियल दैट देयर शुड बी अ क्लॉज इन द ट्रस्ट डीड गिविंग नेसेसरी पावर टू अ ट्रस्टी। इसमें ठीक है आपको सारी नेसेसरी पावर देनी पड़ेगी ट्रस्टी को ताकि वो स्मूथली फंक्शन कर सके। नेक्स्ट, अ कंपनी कैन नॉट क्रिएट अ प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट टू कवर द एम्प्लॉयज। कंपनी ऐसा ट्रस्ट नहीं बना सकती, ट्रस्ट बनाई है, ट्रस्ट बनाया उसने, लेकिन ऐसे एम्प्लॉयज़ को कवर नहीं करेगी जो ऑलरेडी कवर्ड है। कहाँ कवर्ड है बेटा? ऑलरेडी कवर्ड है, एक्ट है बच्चों उसका, एम्प्लॉय पेंशन फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। अगर कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी इसमें कवर है तो बच्चों वो क्या नहीं करेगा, कंपनी, मेरी एक कंपनी है, मैंने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ट्रस्ट बनाया, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी इस एक्ट में कवर है तो बच्चों नहीं कंपनी ऐसा ट्रस्ट बना सकती। लेकिन अगर उसे बनाना ही है तो प्लीज़ अनलेस एग्जेम्पशन हैज़ बीन ऑब्टेन, पूछ लो, परमिशन ले लो गवर्नमेंट से, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, एस्टैब्लिशिंग सच फंड। कंटिन्यू ये लिखा है देयरफॉर प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट एस्टैब्लिश बाय अ कंपनी ऑर्डिनरी कवर ओनली दोज एम्प्लॉय हु आर नॉट गवर्न, जो इसमें कवर नहीं है उन्हीं को करेंगे। ठीक है बच्चों, लाइकवाइज बच्चों यहीं से नेक्स्ट पॉइंट है लाइकवाइज, सेम उन्होंने बोल दिया ग्रेचुइटी फंड। ऊपर उन्होंने किसकी बात की? प्रोविडेंट फंड की। नीचे किसकी बात करी? ग्रेचुइटी फंड की। सेम
कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को कवर नहीं करेगी जो ऑलरेडी कवर्ड है। बच्चों इनके खुद के एक्ट में वो क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। लेकिन अगर करना है तो दे विल ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ दिस पर्पस। 6 पॉइंट क्या बोलता है, कंपनीज ऑफ क्रिएटिंग द ट्रस्ट विल हैव टू मेक एप्लीकेशन। ठीक है, जिस भी कंपनी को ट्रस्ट बनाना है तो पहले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से परमिशन ले लो, रिकॉग्निशन ले लो ऑफ द रिस्पेक्टिव फंड, तो ही कर सकते हैं। बच्चों फिर से रिपीट करो, हम पढ़ रहे हैं प्रोविडेंट, सुपरएनुएशन फंड, पेंशन फंड, ये सारे फंड्स को लेकर अगर आपको कंपनी को ट्रस्ट बनाना है, ट्रस्ट क्रिएट करना है तो कर सकते हैं एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। करेंगे तो रिवोकेबल है, रिवोक नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, इन्होंने बोल दिया है साफ साफ कि भैया एसेंशियल है कि ट्रस्टी को पावर दीजिए। फोर्थ बोलता है और फिफ्थ दोनों एक जैसी बात करते हैं। फोर्थ प्रोविडेंट फंड की बात करता है, फिफ्थ ग्रेचुटी फंड की बात करता है। ये कह रहे हैं अगर इनके लिए आप ट्रस्ट बना रहे हो, ये ऑलरेडी किसी और एक्ट में कवर हो तो प्लीज़ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से एक बार परमिशन ले लो, फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करो। सिक्स्थ सिंपल बोल रहा है, जिस भी कंपनी को ये ट्रस्ट बनाना है पहले उन्हें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी एप्लीकेशन के थ्रू। तो यही बात ऊपर भी बोल रहा था।